Assalamu alaikum dear students. My name is Uwais Ahmed Wani from Delna, presently working at Hanfia Model High Secondary Azadganj Baramulla. Subject History for class 10th. Topic है The Rise of Global World. Dear students, आज हम फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंटर वॉर इकॉनमी. नो डाउट मैं बार बार अपने रिसेंटली टॉपिक्स में कह रहा हूँ, जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट हैं. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली. टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द इंटर वॉर इकॉनमी. अब हम देखते हैं द इंटर वॉर इकॉनमी क्या है. अगर हम देखें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सब आप जानते ही होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ. नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 तक. कहाँ तक? 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रहा. इसके बाद अगर हम देखें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है नियरली अबाउट मोर देन 4 ईयर्स तक चला. कितने साल तक चला? 4 साल तक. और इसके बाद अगर हम देखें, द अनदर नेम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. एक दफा मैं और कहूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसका दूसरा नाम है मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. इसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये दो पावर्स के दरमियान हुआ. एक पावर का नाम था अलायंस पावर, नंबर सेकंड सेंट्रल पावर्स. अब हम बात करेंगे पहले अलायंस पावर. अलायंस पावर का जो सिंबल है वो येलो है. क्या सिंबल था? येलो. जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडियन फ्लैग होता है उसका ट्राई कलर है, ठीक है, वाइट है, ग्रीन है, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी अलायंस पावर का जो फ्लैग था, सिंबल था, वो येलो था, ठीक है. इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है एंड यूएसए, ठीक है. इसके बाद अब हम बात करेंगे सेंट्रल पावर्स की. सेंट्रल पावर्स का जो फ्लैग है, जो सिंबल है, वो रेड था. क्या था? रेड. नाउ इसके बाद इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, जर्मनी है, ओटोमान तुर्की है. चलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट जर्नी. अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या क्या हुआ. अगर हम बात करेंगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये शुरू हुआ था अगस्त में. कब शुरू हुआ? अगस्त के महीने में 1914 में. इसके बाद जितने भी कंट्रीज थी वो एक्सपेक्ट करते थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ये सिर्फ 1914 के इस साल के आखिरी एंड में खत्म होगा. पर डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद अगर हम देखें इस वॉर में क्या क्या हुआ, पहले हम देखते हैं जो ये वॉर है ये सबसे डिफरेंट था. टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर वॉर्स. क्यों ये डिफरेंट था अब हम देखते हैं. नाउ इसके बाद इस वॉर में मशीन गन्स का इस्तेमाल हुआ, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ एंड केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ इस जंग में. और इसके बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल वॉर इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्यों? देखिए इसमें क्या हुआ, अराउंड 90 लाख पीपल जो थे उनकी डेथ हुई. किससे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. जब आपस में दो पावरफुल कंट्रीज पावर्स के दरमियान लड़ाई हुई, अलायंस पावर एंड सेंट्रल पावर के दरमियान लड़ाई हुई, इसमें नियरली अबाउट 90 लाख पीपल जो थे उनकी डेथ हुई एंड नियरली अबाउट 2 करोड़ पीपल वर इंजर्ड. कितने? 2 करोड़ पीपल वर इंजर्ड.
डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात वाज़िया तौर पे कहना चाहता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे अच्छी तरह ध्यान से अपने टॉपिक की ओर देखिए, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपका जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रूटफुल बनाऊं इंशाल्लाह। अब अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जब दो पावर्स के दरमियान लड़ाई हुई, अलायंस पावर एंड सेंट्रल पावर, और फाइनली इसमें अलायंस पावर की विक्ट्री हुई। किन्होंने जीता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को? अलायंस पावर। अलायंस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। और अलायंस पावर की इस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में विक्ट्री हुई। और इसके बाद जब अलायंस की विक्ट्री हुई, यूएसए बिकम द सुपर वर्ल्ड पावर। सबसे दुनिया में जो वर्ल्ड सुप्रीम पावरफुल कंट्री बनी वो यूएसए बनी। कौन बनी? यूएसए। और अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, आज भी यूएसए सुपर पावर कंट्री मानी जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, और इसके बाद यूएसए प्रोवाइड वॉर लोन्स टू अदर कंट्रीज। इसके बाद जो यूएसए है ये अब प्रोवाइड करने लगी वॉर लोन्स। वॉर लोन्स यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जब किसी दो कंट्रीज को आपस में लड़ाई होती है, उसके बाद एक पावरफुल कंट्री जो होती है ये दूसरे कमजोर कंट्री को लोन प्रोवाइड करती है। इसी तरह जो यूएसए है इसने भी क्या प्रोवाइड किया? लोन्स को प्रोवाइड किया कंट्रीज को देना। और इसके बाद इसको वर्ल्ड में नाम पड़ा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको फिर नाम पड़ा जब इसने बहुत सारे कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया, और इसको नाम पड़ा इंटरनेशनल क्रेडिटर। क्या नाम पड़ा? इंटरनेशनल क्रेडिटर। इसको इसलिए इंटरनेशनल क्रेडिटर नाम पड़ा क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज को वार के टाइम लोन प्रोवाइड करती थी। और इसके बाद अब हम देखते हैं ड्यूरिंग द वार एंड आफ्टर द वार। पहले हम देखते हैं वार के दौरान क्या हुआ, और इसके बाद देखते हैं जब वार खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ। पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग द वार। वार के टाइम क्या हुआ? वार के टाइम पहला ये हुआ, डिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुई। नंबर सेकंड, प्रोडक्शन जो थी फसलों की वो ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज होने लगी। एंड थर्ड जो है, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि जब वार हुआ उसकी वजह से जो लोग थे वो घरों में बैठे थे, और इससे जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओबियसली इंक्रीज हुई। और इसकी वजह से जब वार हुआ, प्रोडक्शन जो होगी वो ओबियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी की प्रोडक्शन, चीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिक्रीज होगी। और इसके बाद अब हम देखते हैं आफ्टर द वार। वार के बाद क्या हुआ? वार के बाद पहला ही जो डिमांड है वो फॉल हुई। क्या हुई डियर स्टूडेंट्स? डिमांड क्या हुई? फॉल हुई। ड्यूरिंग द वार के दौरान डिमांड इंक्रीज हुई थी, मगर आफ्टर द वार जब वार खत्म हुआ ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी? फॉल होगी। प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। और इसके बाद इसको समझाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट, इसको समझाने के लिए वी टेक एन एग्जांपल, वीट प्रोडक्शन। अगर हम बात करेंगे वीट की, जब वीट की प्रोडक्शन होती थी, पूरे वर्ल्ड को जो वीट है वो सप्लाई करती थी ईस्टर्न यूरोप। कौन करती थी? ईस्टर्न यूरोप। उस टाइम वर्ल्ड वार के दौरान
जो ईस्टर्न यूरोप है ये पूरे वर्ल्ड को क्या करती थी, वीट सप्लाई करती थी। इसके बाद क्या हुआ, मगर उस टाइम क्या था, चीज डिमांड, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड उस टाइम ज्यादा थी। किसकी डिमांड ज्यादा थी, इंडस्ट्रियल गुड्स की। अगर हम बात करेंगे उस टाइम एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज होने लगी, और उस टाइम वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उभरने लगी। और इसके बाद अब हम बात करते हैं जो यूएसए और कनाडा है, ये वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल गुड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। किनको, इंडस्ट्रियल गुड्स को। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज की। मतलब ये है वर्ल्ड वॉर के टाइम लोगों को वीट सप्लाई यूएसए और कनाडा के प्रोड्यूसर्स करते थे, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या रहा यूएसए के इकोनॉमी पे। एक दफा मैं और कहूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या रहा यूएसए की इकोनॉमी पे। चलो हम देखते हैं। अगर हम बात करेंगे वॉर के बाद क्या हुआ, यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। इसका रीजन था मास प्रोडक्शन। क्या था, मास प्रोडक्शन। चलो हम जानते हैं मास प्रोडक्शन क्या होता है। मास प्रोडक्शन प्लेज ए क्रूशियल रोल, बहुत ही जबरदस्त रोल उसने अदा किया। किसमें, यूएसए की इकोनॉमी पे। किस तरह देखते हैं, वी टेक एन एग्जाम्पल। हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे मास प्रोडक्शन समझाना चाहता हूँ, मास प्रोडक्शन क्या था। इसलिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फोर्ड मोटर कंपनी। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, फोर्ड मोटर कंपनी। फोर्ड मोटर कंपनी जो है इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं मास प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर हम देखें जो इस कंपनी का ओनर था उसका नाम था हेनरी फोर्ड। क्या नाम था, हेनरी फोर्ड वाज द ओनर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी। और इसके बाद यहाँ पे जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था असेंबली लाइन सिस्टम। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट, असेंबली लाइन सिस्टम। फोर्ड कंपनी ने एक सिस्टम को क्या किया, उसका नाम था असेंबली लाइन सिस्टम। और इसके बाद अब हम देखते हैं असेंबली लाइन सिस्टम क्या है। देखो, जो भी वर्कर थे वो पूरे दिन वही काम करते हैं, उनको रिपीट काम करना था। असेंबली लाइन सिस्टम का मतलब है जितने भी वर्कर इस फोर्ड मोटर कंपनी में काम करते हैं वो सिर्फ एक ही काम उनको क्या करना था, रिपीट करना था कंटिन्यूअसली। एक जो काम होता था वही काम उनको रिपीट करना होता था। सपोज एक एग्जांपल, कोई फॉर एग्जांपल एक वर्कर था, वो कार जो गाड़ी होती है उसका जो टायर होता है उसको फिट करता था, लगाना, ठीक है, टायर को लगाता था। और वो इंसान पूरा दिन वही काम करता था। क्या करता था, सिर्फ टायर को चेंज करता था। जितनी भी गाड़ियां आती थी दिन को वो टायर सिर्फ कंटिन्यूसली चेंज करता था। और नेक्स्ट जो दूसरा वर्कर होता था उसको सिर्फ काम होता था स्क्रू उसको टाइट अच्छी तरह बंद करना, ठीक है। इट मीन्स उसको हम कहते हैं असेंबली लाइन सिस्टम। असेंबली लाइन सिस्टम, एक दफा मैं और कहूंगा, असेंबली लाइन सिस्टम वो है, फॉर एग्जांपल कोई वर्कर वहां पे होता था वो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करता था। फॉर एग्जांपल एक वर्कर को
टायर का काम दिया गया, टायर खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ठीक है। इसी तरह दूसरे वर्कर को स्क्रू खोलना है सिर्फ, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं असेंबली लाइन सिस्टम। मगर इसके बाद ये बहुत ही हेक्टिक बन जाता था, किन के लिए? वर्कर्स के लिए, और उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। और इसके बाद बहुत सारे वर्कर्स थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, फोर्ड मोटर कंपनी ने क्या किया काम, डबल वेजेस किए। क्या किए? इनकी तनख्वाह जो है वो डबल कर दी। और इसके बाद जो वर्कर्स थे उन्होंने रिज्वाइन किया। क्या किया? रिज्वाइन किया। और इसके बाद अब उनसे पहले से ज्यादा काम करवाया जाता था। और इसके बाद द डिसीजन ऑफ डबलिंग द वेज एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वाज कॉल्ड द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। और इसके बाद जब डिसीजन लिया गया इनको क्या करना है, डबल वेजेस और इंक्रीज द प्रोडक्शन। जब डबल वेजेस इनको होंगे और इनसे जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाएगा। और इसी का नाम पड़ा बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। क्या आया? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। कब? 1929 में। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स फॉल। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की प्राइस है या इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइस है वो धीरे धीरे फॉल होने लगी, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। ये था आज का टॉपिक, द इंटर वॉर इकोनॉमी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह बी हैप्पी एंड लास्ट पे हैप्पी रमज़ान। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।